छात्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 से 1451 तक शासन किया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के दौरान 3 वंश शासन कर चुके थे। वो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तुगलक वंश के पतन के पश्चात सैयद वंश के खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा किया और 1414 में गद्दी पर बैठा और ये वंश 1451 तक शासन करता रहा। इस दौरान 4 शासक गद्दी पर बैठे, लेकिन इस वंश का इतिहास ज़्यादा गौरवपूर्ण नहीं है। इनका इतिहास में कोई विशेष योगदान भी नहीं है। फिर भी हम संक्षेप में इन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं और सैयद वंश का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है, सैयद थे कौन? तो तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई तो खिज्र खान ने शासन की बागडोर संभाली। खिज्र का सैयद वंश का प्रथम सुल्तान था। खिज्र खान द्वारा स्थापित यह सैयद वंश का राज्य केवल 37 वर्ष रहा और इस काल में केवल 4 सुल्तानों ने शासन किया। इस वंश के शासक न तो अपने साम्राज्य को विस्तृत कर सके और न ही राज्य को सुशासन दे सके। ये तो अति सीमित दिल्ली के राज्य पर मुस्लिम सिद्धांतों पर शासन करते रहे। अतः इस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में गौरवपूर्ण नहीं माना जाता है। मध्यकालीन भारत में सैयद शासन तो एक विभाजन तुल्य है जो दिल्ली सल्तनत को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए इतिहासकार लेन पूल ने सैयद वंश को 4 सुल्तानों का एक संघर्ष काल मात्र माना है। परंतु फिर भी यह तो जानना ही चाहिए कि सैयद कौन थे, वो कहाँ से भारत आए। यह प्रश्न विचारणीय है। कुछ इतिहासकारों का कहना है सैयद लोग पैगंबर के वंशज थे और वे जीवन भी उसी प्रकार व्यतीत करते थे जिस प्रकार पैगंबर तथा उनके वंशज व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि बुखारा के एक सैयद जलाल नाम के संत ने खिज्र खां को सैयद कहकर पुकारा था। तभी से वह सैयद कहलाने लगे। खिज्र खां के सैयद कहलाने का एक कारण और भी था। कहते हैं उसके जीवन में वे समस्त गुण विद्यमान थे जो एक सैयद में होने चाहिए। वह दयालु, विनम्र, उदार, आतिथ्यकारी और वचन पालक था। डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं संभव है खिज्र खां के पूर्वज मूल रूप से अरब से ही भारत आकर रहे हों, अतः वह सैयद कहलाया। अब हम खिज्र खां के आरंभिक जीवन पर नज़र डालते हैं। खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की नींव रखी थी और 1414 से 1421 तक शासन किया था। खिज्र खां का भरण पोषण मुल्तान के सूबेदार मलिक नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत के यहाँ हुआ था। अपने स्वामी की मृत्यु के उपरांत वह मुल्तान का सूबेदार बन गया। बाद में 1395 में सारंग खान ने उसे बंदी बना लिया, परंतु वह जेल से भाग गया और 1398 ईस्वी में वह तैमूर का साथी बन गया। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में हमला किया था। भारत से लौटते समय तैमूर उसे मुल्तान का सूबेदार बना गया। वह 26 मार्च 1414 ईस्वी को दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर रायात आला, मसनद आला की उपाधियाँ धारण की। उसने खुतबा मुगल शासक के नाम पर पढ़वाया, पर सिक्कों पर तुगलक वंश के सुल्तानों के नाम ही उत्कीर्ण करवाता रहा। उसने भारत में आजम तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया और प्रतिवर्ष वह तैमूर के चतुर्थ पुत्र शाहरुख को खिराज भिजवाता रहा। उसके सुल्तान बनने से पंजाब, मुल्तान और सिंध भी दिल्ली राज्य के भाग बन गए। जब खिज्र खान दिल्ली का सुल्तान बना तो राज्य की स्थिति डामाडोल थी। जौनपुर, मालवा और गुजरात के शासकों ने दिल्ली की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया था। कन्नौज, कटेहर और बदायूं के सूबेदारों ने भी दिल्ली को कर देना बंद कर दिया था।
अतः खिज्र खां के सामने दो कठिनाइयां प्रमुख रूप से प्रस्तुत थी। पहली, दो आपके हिंदू जमींदारों को अपने अधिकार में करना था। दूसरा, दिल्ली के आसपास के भागों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उस पर आधिपत्य करना था। तीसरा, पंजाब की खोखर जाति के बढ़ते आतंक को भी समाप्त करना था। खिज्र खां एक उत्साही तथा वीर शासक था, अतः उसने इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर एक व्यवस्थित राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह श्रद्धाहीन तथा कृतधन तुर्की अमीरों को विद्रोहियों की तरह दबाए। इसके अलावा उसमें एक सफल प्रशासक के गुणों का भी अभाव था, इसलिए वह इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो सका, पर अपने साम्राज्य की स्थिति को वह जैसे तैसे संभाले रहा। कटेहर तथा बदायूं के शासकों को उसने शक्ति से दबा दिया। मेवातियों के दमन के उपरांत जब खिज्र खां ग्वालियर के नरेश को परास्त कर लौट रहा था तो मार्ग में उसे ज्वर आया और 20 मई 1421 को वह इस संसार से विदा हो गया। खिज्र खां ने अपने विद्रोहियों का दमन अपने योग्य मंत्री ताजुल मुल्क की सहायता से किया था। भाग्यवश इनका राजभक्त मंत्री भी इसी वर्ष इस लोक से विदा हो गया। अब हम देखते हैं उसके बाद उसके पुत्र मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 34। मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था। खिज्र खां के मरते समय उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यद्यपि खिज्र खां ने अपने संबंध तैमूर के पुत्र शाहरुख से विच्छेद नहीं किए थे, परंतु मुबारक शाह ने अपने संबंध समरकंद के सर्वथा विच्छेद कर लिए और वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली के तख्त पर राज्य करने लगा। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा तथा अपने नाम के सिक्के भी ढाले, जिस पर मुइजुद्दीन मुबारक शाह अंकित किया गया था। इस प्रकार कहा जाता है कि मुबारक शाह ही सैयद वंश का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। पिता द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने पर अमीरों ने भी उसे अपना सुल्तान स्वीकार कर लिया, पर वास्तव में वे उसके प्रति स्वामी भक्त नहीं थे। प्रशासन में भी उसे सहयोग देने के स्थान पर वे बाधाएं उत्पन्न करते थे। इस कारण इसके समय भी देश की राजनीतिक अवस्था सुदृढ़ नहीं थी, अव्यवस्था फैली हुई थी। उसने अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादला करना आरंभ किया। उसको भटिंडा के विद्रोह को शांत करने में सेना भेजनी पड़ी, जहां उसे सफलता मिली। पंजाब में खोखर जाति के जसरत के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। जसरत ने 1433 ईस्वी में काबुल के शासक शेर अली की सहायता से पंजाब के कई भागों को लूट लिया। मुबारक शाह ने शत्रु का सामना किया और वह विजयी हुआ। हालांकि उसने शेर अली द्वारा विजित समस्त प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, फिर भी उसे इस विद्रोह में पूरी सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस समय दिल्ली में विद्रोह हो गया और उसे वहां जाना पड़ा था। 20 फरवरी 1434 ईस्वी को जब वह यमुना के किनारे मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहा था, उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने मिरन सद्र की सहायता से उसका वध कर दिया। उसके जीवन काल की घटनाओं को हमें विशद वर्णन तारीख मुबारक शाही में मिलता है। इस ग्रंथ की रचना इसी के काल में याहिया बिन अहमद सरहंदी द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से पता चलता है कि उसने दो आपके विद्रोह को दबाने 1423 ईस्वी में अपनी सेना भेजी थी। ग्वालियर पर जब अलप खां ने आक्रमण किया तो सुल्तान ने उसके विरुद्ध भी सैनिक कार्रवाई की। उसने बयाना के अमीर मोहम्मद खां को दबाया। 1429 ईस्वी में जब वह ग्वालियर को लूट कर लौट रहा था तो मार्ग में वह रोगग्रस्त हो गया। उसके शासनकाल की प्रमुख घटना यह थी कि उसने सर्वप्रथम हिंदुओं को दरबार में स्थान दिया और अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन कर कुछ विद्रोही अमीरों द्वारा हिंदू नरेशों को दबाने में सफलता प्राप्त की। अब हम नज़र डालते हैं अगले शासक मोहम्मद शाह पर, जिसने 1434 से 1445 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया।
मुबारक शाह के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद दिल्ली का सुल्तान बना। परंतु मोहम्मद नाम मात्र का शासक रहा और वास्तविक सत्ता उसके वजीर सरवर उल मुल्क के हाथों में ही रही। उसने खाने जहां की पदवी धारण की। उसने अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए उच्च पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त किया। बयाना, अमरोहा, नारनौल तथा 2 आब की जागीरें उसने सिद्धपाल तथा उसके अनुयायियों को दी, जिसने मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भाग लिया था। सरवर उल मुल्क की इस नीति से राजधानी में विरोध बढ़ने लगा। अमीरों का नेतृत्व कमाल उल मुल्क ने किया तथा उसको सहयोग संभल के हाकिम इलाहाबाद लोदी ने दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह इससे पहले ही नाराज था। इस विद्रोह के समाचार सुनकर वजीर ने अपने को सीरी के किले में बंद कर लिया। किला घेर लिया गया तथा सरवर को बंदी बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद सुल्तान ने कमाल उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। अब सुल्तान मोहम्मद अपने नए वजीर कमाल उल मुल्क की सहायता से शासन संचालित करने लगा। कमाल उल मुल्क ने वजीर बनते ही उच्च पद अपने समर्थकों को दे दिए, परंतु शक्तिशाली सेना के अभाव में राज्य में चारों ओर अराजकता बढ़ती गई। ग्वालियर के नरेश ने पुनः कर देना बंद कर दिया। मालवा के शासक महमूद खलजी ने तो सुल्तान पर आक्रमण करने का साहस किया। सुल्तान ने लाहौर के सूबेदार बहलोल खां लोदी की सहायता से उसे परास्त कर दिया। बहलोल खां की इस सहायता से सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की तथा उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। इसके उपरांत बहलोल खां दिनों दिन दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। दुर्भाग्यवश इसी समय दिल्ली की राजनीति में एक नया चक्र चल पड़ा। बहलोल लोदी इस सम्मान को पाकर इतना महत्वाकांक्षी बन गया कि वह दिल्ली का सुल्तान बनने की सोचने लगा। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अफगानों की एक विशाल सेना गठित की। इस सेना को लेकर उसने दिल्ली पर आक्रमण भी कर दिया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत की आंतरिक अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती गई और इसी संकटपूर्ण परिस्थिति में 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अब आते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह पर, जिसने 1445 से 51 तक शासन किया। सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आलम शाह अमीरों द्वारा दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, परंतु वह अपने पिता से भी अधिक दुर्बल तथा राज कार्यों में उदासीन रहने वाला शासक था। राज्य के सारे कार्य उसका मंत्री हमीद खां करता था। हमीद खां का प्रभाव दिनों दिन राज्य में बढ़ता जा रहा था और सुल्तान को यह बात पसंद नहीं आई। अतः सुल्तान ने हमीद खां को मरवाने का प्रयास किया। इस पर हमीद खां ने अपनी सहायता के लिए बहलोल खां लोदी को दिल्ली बुला लिया। बहलोल खां लोदी जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति दिल्ली पर अपनी दृष्टि पहले से ही लगाए हुए बैठा था। उसने सुल्तान के वजीर हमीद खां की सहायता से दिल्ली का तख्त 1451 में हथिया लिया। हमीद खां ने बहलोल को निमंत्रण इस उद्देश्य से दिया था कि अफगान मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रहेगा और वह स्वयं राज्य का वास्तविक शासक बन जाएगा। परंतु बहलोल लोदी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी प्रभुता में किसी अन्य को भागीदार बनाता। अतः उसने अपनी कुशल नीति से हमीद खां को अपने मार्ग से हटा दिया और स्वयं पूर्णतः दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। सुल्तान अभी जीवित था और बदायूं में अपना काल यापन कर रहा था, जीवन यापन कर रहा था। बहलोल खां ने खुतबा अपने नाम पर पढ़ा और अपने मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के स्थान पर अपना नाम उत्कीर्ण कराया। इस प्रकार उसने अपने को 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और इस प्रकार दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना होती है। लोदी वंश अंतिम वंश
था दिल्ली सल्तनत का, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लोदियों ने 1421 से 1526 तक शासन किया और 1526 ने बाबर ने भारत पर हमला करके लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। बदायूं में अमीर की भांति जीवन व्यतीत करते हुए 1457 ईस्वी में सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह इस लोक से विदा हुआ। और ये था सैयद वंश। छात्रों, आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।